आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आपका NMMSS का एग्ज़ाम है बच्चों। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राज्य योग्यता या श्रीदेव सुमन, ये छात्रवृत्ति परीक्षा आपकी बहुत निकट है। तो आपके लिए मैं विभिन्न वर्षों में जो पेपर आए हैं इस परीक्षा में, उनमें मैथ्स में क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रयास कर रहा हूं कि आप ठीक से मैथ्स को समझें। 20 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और कोशिश आपकी होनी चाहिए पढ़ाई करके अभी कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाए। उसके लिए थोड़ा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। आइए, मैं 2012 में 2012 में जो पेपर पूछा गया था, जो प्रश्न पत्र आया था इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में, ठीक है, 2012 में, उसमें मैथ्स में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर आज इस पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर आप देखिए कि 0 + -37 = -37। अब आप इस बात को जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर में जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है। ठीक है, शून्य को हमने -37 में जोड़ा तो उतना ही आया, शून्य -37 ही आया। 0 + -37 = -37। तो इस 0 का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? योज्य तत्समक, याद रखना। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी दो होती हैं, दो तत्समक होते हैं। एक होता है योज्य तत्समक, योज्य मतलब जोड़ प्लस, और एक होता है गुणात्मक तत्समक। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि 5 में मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं क्यों 5 रहे, तो आप कहेंगे 1, 5 × 1 = 1, 5 × 5। तो इस एक का नाम क्या है? इसको कहेंगे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, गुणात्मक तत्समक। ऐसा ही प्रश्न हो सकता है, किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही आता, तो 1 को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। उसी रूप में किसी संख्या में शून्य जोड़ेंगे या शून्य में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है। तो शून्य का नाम क्या है? योज्य तत्समक। योज्य मतलब प्लस, बीच में प्लस है इनके, जोड़ने की बात है। तो योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपका कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आपने जब विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़ी तो वहां आपने संख्याओं के गुणधर्म भी पढ़े, तो वही बातें आती हैं। ठीक हो, इसमें दूसरा प्रश्न आप देखिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसको देखिए, 3 से विभाज्य होगी, अर्थात 3 से किस संख्या में भाग जाएगा। अब आपने विभाज्यता के रूल कक्षा 7 में पढ़े, संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद द नंबर, वहां आपने पढ़े। तो 3 से विभाज्यता का नियम है सरल सा, जो नियम मतलब जो आपके सॉल्यूशन को, प्रश्न को आसान भाषा में सॉल्यूशन निकाले, उत्तर निकाले। तो विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से आप संख्या के अंकों को जोड़िए, जैसे इनको सब प्लस करिए। 8 और 6 14, 14 और 6 20, 8 6 26, 26 हो गए। अब 26 में 3 का भाग जाता है, 3 × 8 = 24 नहीं जाता, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इसको देखो, इस कैम को जोड़ो, 2 और 1 3, 5 3 8, 8 और 8 16। अब 3 का पारा बोले, 3 × 5 = 15, 3 से उसमें भाग नहीं जाता 16 में, तो ये भी 3 से विभाज्य नहीं। इसको देखिए, 7 और 2 9, 9 और 2 11 = 12, 12 हो रहा अंकों का योग, और 3 चौके 12, यस, उस 12 में 3 से भाग जा रहा है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य है।
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ये। और चौथा भी देख लेते हैं, ठीक है, चौथी संख्या भी देख लेते हैं। 5 और 5 को जोड़िए 10, 10 में शून्य शून्य जोड़ा 10 ही आए, तो 10, 3 3 9, 3 से उसमें भाग नहीं जाता, ठीक है। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या में अंकों को जो संख्या है आपके पास दी गई उसके अंकों को जोड़िए। ये जो 3 से विभाज्य है, 3 से उसमें भाग चला जाता है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य। इसमें एक चीज आपको और भी बता दूं, माना आपको नियम याद नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें भी 3 से भाग दीजिए, तो ये भी 3 से पूरा बाहर नहीं जाएगा, इसमें भी 3 से पूरा बाहर नहीं जाएगा, इसमें भी 3 से पूरा बाहर नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। आप देखिए 7221 में 3 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, साथ में 6 गए 1, 12, 3 चौके 12, अब उतर गया 2, ठीक है। अब 3 का भाग 2 में नहीं जाता, आपने अंक उतार दिया ये, ठीक है बच्चों। जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं या शून्य भी लगाते हैं, और 3 सके 21, ठीक है ना, तो पूरा भाग चला गया, कुछ भी शेष नहीं रहा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य मतलब भाग जाता है कि नहीं जाता है। इनमें किस संख्या में 3 का भाग चला जाता है, इसमें जाता है पूरा भाग जाने का मतलब हुआ, भाग देने का मतलब पूरा भाग से मतलब है, ठीक है। तो यदि नियम याद नहीं है तो आप भाग दे करके संख्याओं को चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको कैसे हल करना है, ध्यान से समझिए। देखिए मैथ्स में पहले समझना है, ठीक है, पहले समझना है ठीक से, समझ में बात आ जाती है तो फिर प्रैक्टिस करिए। मैथ सीखने का यही तरीका है, पहले उसको ध्यान से समझें। यदि आप समझेंगे नहीं ध्यान से तो गणित याद नहीं होती, सूत्रा भले याद कर लें पर गणित याद नहीं होती। आप पहले ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, बार बार प्रश्न को करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स में आप स्किल्ड हो जाएंगे, अच्छी कुशलता आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 73 में, देव 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है, वह 2 से 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। 1 घंटे में कितना पढ़ रहा है, 1/3 भाग, 1/3 भाग किताब का पढ़ रहा है, ठीक है। कोई है, देव है कोई, वह 2 सही 1/5 घंटों में कितना पढ़ेगा, किताब कितनी पुस्तक पढ़ लेगा, कितना भाग पढ़ लेगा। ये तो ज्यादा है ना, 2 से 1/5, 1 घंटे में इतना पढ़ रहा है, तो 2 से 1/5 घंटे का मतलब हुआ 2 घंटे और 1/5 घंटा, और तो ज्यादा पुस्तक पढ़ेगा ना, ज्यादा भाग पढ़ लेगा। तो सबसे पहले जो संयुक्त भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैं विषम भिन्न में बदल देता हूं। तो 2 से ही 1/5 को मैं क्या बदल सकता हूं, 5 दूनी 10 और 11/5 इस रूप में बदल दूंगा। 5 दूनी 10, इसके मल्टीप्लाई 10 और 10 में 1 ही जोड़ दिया, 11/5, ठीक हो गया। अब 1 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ा जा रहा है, 1/3 भाग पढ़ा जा रहा है। 1 घंटे में इतना भाग पढ़ा, तो इतने घंटे में गुणा हो जाएगा ना, ठीक है। आप 1 घंटे में एक पुस्तक के 10 पेज पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे में 10 गुणा 2 20, 3 घंटे में 10 गुणा 3 30, ऐसा होता है, गुणा हो जाएगा ना। तो 1 घंटे में इतना भाग पढ़ रहे हैं, तो इतने घंटे में, ये घंटे हो गए, इतने घंटे में कितना भाग पढ़ेंगे, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो गुणा गया 11/5, तो कितना हो जाएगा 11 एकम। अब देखो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, भिन्नों के गुणा में क्या करते हैं बच्चों, अंश की गुणा हो जाती है। 11 एकम 11 बटे हर की गुणा हो जाती है, 3 पंजे 15, ठीक है। तो 11/15 कहां पर आंसर है, ये वाला है, तो इसको आपको गोला कर लेना है, ठीक है। यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो OMR शीट में ऐसे आप गोला करेंगे, ठीक है। आइए और क्वेश्चन लेते हैं इस पेपर के। क्वेश्चन नंबर 74, दशमलव का प्रयोग कर 8888 मीटर को किलोमीटर में लिखिए। इसको किलोमीटर में बनाना है,
8,888 मीटर को किलोमीटर बनानी है। आप जानते हैं बच्चों, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं ना। आप सड़क पर चलते हैं तो किलोमीटर लिखे रहते हैं, यहाँ पर 10 हो गया, अगले आगे जाएंगे तो 11 हो जाएगा, मतलब वो बीच की दूरी 1 किलोमीटर होती है। तो 1 किलोमीटर कितना हुआ? 1,000 मीटर। आपने मीटर को बदलना है, 8,888 मीटर को बदलना है किसमें? किलोमीटर में। मतलब मीटर छोटा है, इसको फिलहाल भूल जाइए, इस संख्या भूल जाइए। मीटर छोटा है किलोमीटर से, तो जब छोटे को बड़ा बनाते हैं तो भाग देते हैं। यहां पर समझ लीजिए, मीटर को किलोमीटर बनाओगे, मीटर छोटा है किलोमीटर से, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, छोटे से आप बड़ा बना रहे हैं तो आप भाग करेंगे कितने का? 1,000 का भाग करेंगे इसमें। ठीक हो गया? मीटर को बना रहा हूं किलोमीटर में, तो इसमें 1,000 का भाग करना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, याद रखने के लिए ऐसा रखिए कि मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे को बड़ा बना रहा हूं तो भाग करूंगा कितने का? ये पैमाना आपको मालूम है, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो इतने मीटर में कितने किलोमीटर? इसमें 1,000 का भाग कर लीजिए, 1,000। अब मैंने आपको दशमलव के भाग देने का एक सरल तरीका भी पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें दशमलव कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो यहाँ है। ठीक है? और एक के साथ कितने जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो। एक ऐसी संख्या से भाग दे रहे हैं एक के साथ जहां 3 जीरो हैं, 1 2 3, तो दशमलव अंक 3 अंक पीछे खिसकेगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 8.888। आप समझ गए? दशमलव यहां पर था, एक के साथ 3 शून्य है, दशमलव 3 अंक पीछे खिसकेगा, 1 2 3, यहां पर 8.888। अब आप देख लीजिए कौन सा सही है, ये देखो 8.888। बस इस रूप में आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब एक समीकरण यहां पर दी हुई है, इस समीकरण में आपको x का मान निकालना है। ठीक है, समीकरण में x का मान निकालिए, आपसे पूछा जा रहा है। इस समीकरण है 2x + 1 ओवर 3x - 1 = 3/2। x का मान निकालिए। इसमें प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हल करने का मतलब कि इसमें जो चर है x, जिसका मान हमें ज्ञात नहीं, उसको कहते हैं चर। चर जो x, जिसका मान हमें, जिसके मान के बारे में हमें जानकारी नहीं है, जो हमें निकालना है, वो निकल गया तो वो समीकरण का हल है। समीकरण क्या होती है? समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, बाएं पक्ष होता है, दाएं पक्ष होता है। बराबर के बाएं तरफ बाएं पक्ष, बराबर के दाएं तरफ दाएं पक्ष होता है। ठीक हो? आइए अब इस समीकरण को कैसे हल करें, मतलब x का मान कैसे निकालें। देखो, इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, इसको बोलते हैं वज्र गुणन। इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसकी गुणा यहाँ करिए तो 2x + 1 = इस और इसकी गुणा करिए 3x - 1, ये गुणा हो रही है। अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? यदि मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो इस 2 की गुणा केवल इसमें होती। यदि मैं यहाँ कोष्टक नहीं लगाता तो 3 की गुणा केवल इसमें होती। 3 की गुणा केवल इसमें होगी तो गलत हो जाएगा। 3 की गुणा इसमें भी होनी है, इसमें भी होनी है, इसलिए कोष्टक लगाया। 2 की गुणा इसमें भी होनी है, इसमें भी होनी है, इसलिए ब्रैकेट लगाया। अब करो, 2 दूनी 4, 4x अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4x और 2 कम 2 बराबर 3 3 9, 9x, 3 की गुणा -1 में होगी तो -3। अब क्या करेंगे? ये अरे सजाती है, सजाती हो गई एक ही तरह की, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसको तो ले लीजिए यहाँ। ठीक है, और ये 3 जो है -3 है, इसको +2 के साथ लाइए तो ये आपका क्या बन जाएगा? +2 तो यह ही है, -3 को यहाँ लाऊंगा तो +3 हो जाएगा। आपको मालूम है कि पक्षांतर जब करते हैं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये -3 तो यहाँ की प्लस हो गया,
इज इक्वल टू, अब ये तो अपनी जगह ये 9x, अब a प्लस 4x वहां जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 9 में से 4 गए 5x, समझ, 3 और 2 5, 9x में 4x माइनस होगा तो 5x, 9 माइनस 4 5, ताकि x आ जाएगा। अब यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो ये 5 जो है x के साथ गुणा में है, ठीक है, 5 क्या है, x के साथ गुणा में है। तो यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो इस 5 में इस 5 से भाग कर दो, ठीक है ना। x का मान निकालना तो इसके साथ ही 5 गुणा में है, इसके नीचे आ जाएगा, तो 5/5, 5 एकम 5, तो x का मान हो गया 1। अब आप चेक करिए x का मान ये 1, ये बच्चों आप देखिए, ठीक हो गया, क्लियर है ना। इस रूप में समीकरण को हल करें। अगला प्रश्न है माध्य निकालने का। मैंने बच्चों आपसे पहले भी बोला है, माध्य भी तैयार करिए, माध्यिका भी तैयार करिए और बहुलक भी तैयार करिए। एक प्रश्न आपके पास पेपर में आना ही आना है, ठीक है, या तो माध्य पूछेगा या माध्यिका पूछेगा या बहुलक पूछेगा, कभी कभी 2-2 प्रश्न भी पूछे गए, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब प्राकृत संख्याओं की जानकारी आपको होगी। प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जिनको गिनती गिनने की संख्याएं कहते हैं। गिनती गिनने की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब आप गिनती गिनते हैं, माना आपके पास लड्डू आ गए, उन्होंने कहा जरा गिनो बच्चों, इन लड्डुओं को गिनो। कहां से शुरू करते हैं? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इसी को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं बोली है गिनती गिनने की संख्या है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन हो गई? 1, ठीक है, ठीक है। अब पहले ये देखिए माध्य का सूत्र क्या है, माध्य कैसे निकालेंगे? सब संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं उतने से भाग दे देते हैं। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन हो गई? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्राकृत संख्याएं थी। हमने माध्य निकालना है इनका, तो हमने सबको जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब भाग कितने से देंगे? कितनी संख्याएं हैं ये? 10 हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग देंगे, जितनी संख्याएं उतने से भाग देंगे। तो 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना था? माध्य निकालना था। उनको मैंने पहले जोड़ा 1 से 10 तक और 10 से ही भाग कर दिया। अब जोड़ दीजिए, 10 से भाग क्यों किया? क्योंकि वो 10 हैं। अब बच्चों देखो, जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 3 6 4 10 और 5 15 6 21 21 7 28 और 8 36 36 और 9 45 और 10 55 55/10, इनका जोड़ आ गया 55, ठीक है ना, 55 आ गया, 55/10। अब 55 में 10 से भाग कर रहे हैं, एक के साथ कितने शून्य हैं? एक दशमलव का है यहाँ है, एक के साथ एक शून्य, तो दशमलव कहाँ खिसकेगा? इधर आ जाएगा। अभी इधर है, इधर आ जाएगा, फिर हो गया 5.5। तो कौन सा आंसर सही हुआ आपका? ये बी वाला देखिए 5.5, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस रूप में प्रश्न आपको करने हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों के साथ आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस, 47,089 के वर्गमूल में इकाई का अंक होगा। अब इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है। जैसे मैं ये देखता हूं कि 25 का वर्गमूल कितना? 5, ठीक है। तो 25 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? अब आपको ये देखना है कि 5 किस अंक के वर्ग में आता है। जैसे अंक कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको कहते हैं अंक, डिजिट, ठीक है।
आया समझ में? तो किसी संख्या का वर्गमूल निकलेगा तो इकाई के स्थान में इनमें से कोई रहेगा। ठीक है, अब वर्ग किया उसका, ठीक है, मानव संख्या का हमने वर्ग किया तो किसी संख्या का इकाई का अंक में 1 है, तो जब उसका वर्ग होगा तो उसकी इकाई का अंक में भी 1 होगा। कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 है, उसका जब वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। कोई संख्या है यदि उसका इकाई का अंक 3 है तो उसका वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 9, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 है तो उस संख्या का वर्ग होगा, ठीक है, तो उसकी इकाई का अंक में 4 चौके 16, 6 आएगा। कोई संख्या है जिसकी इकाई का अंक में 5 है, उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 5 आएगा। कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 6 है, उसका वर्ग करेंगे तो उसकी इकाई के अंक में 6 चौके 36, 6 आएगा। कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 7 है, उसका वर्ग करेंगे 7 सके 49, उसकी इकाई के अंक में 9 आएगा। कोई संख्या है उसका इकाई का अंक यदि 8 है, उसका वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के अंक में 8 अठे 64, 4 आएगा। कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 है, उसका वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के अंक में 9 9 81, 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये भी है संख्या के वर्गमूल में, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किस संख्या के वर्ग में 9 आता है, किस संख्या के वर्ग में 9 आता है। 3 के वर्ग 9, देखो 3 का वर्ग करेंगे इकाई का 9 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का 9 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो तब नहीं आएगा, तो इन दोनों में एक सही होगा। ठीक है, अब क्लियर नहीं हो रहा है, केवल एक ही होता तो तब हो जाता, पर 3 का वर्ग में 9 और 7 का वर्ग में 49, मतलब इकाई का तो 9 9 आ रहा है दोनों में। तो ऐसा करते हैं, इसका फटाफट वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकाल लेते हैं, भाग विधि से वर्गमूल करता हूं। एक तो गुणनखंड विधि पढ़ी आपने, और भाग विधि आपको ज्यादा सरल पड़ती है, तो यहां लिख देता हूं 47,089 में का वर्गमूल निकाले। तो ऐसा लिखते हैं भाग विधि में, देखिए वर्गमूल भी सीख लीजिए आप। क्या करेंगे, या थोड़ा इधर बनाए जगह, यहाँ पर जगह थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ जगह, मैं यहाँ बना लेते हैं 47,089। इसका वर्गमूल निकालना है तो ऐसा बनाइए आप इस रूप में, यहाँ से जोड़े बनाए, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। ठीक है, अभी बच गया 4, छूट गया ना 4, तो ऐसे संख्या बोली उसका उसी में गुणा करके 4 आ जाए तो आप कहेंगे 2 दूने 4। इस 2 में ये 2 जोड़िए, 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, अब देखो आगे भाग देने के लिए इसमें पूरा जोड़ा उतरता है, ये हो गया 70। ठीक हो गया, एक बार भाग जाएगा तो यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा, 41 से कम हो गया, अब आपका 41। ठीक हो गया, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो 10 में से गया 9, 10 में से 1 9, 10 में से गया 9, 6 में से 4 गया 2, 29 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 41 में 1 जोड़ देंगे, 41 और 1 कितना हो गया 42। ठीक है, 42 का भाग 29 में नहीं जाता तो पूरा आपने जोड़ा उतारा 89। ठीक है बच्चों, अब कितनी बार भाग जाएगा बताए, कितनी बार भाग जाएगा। ठीक है ना, और उसको जहां नीचे भी आप रखेंगे और उसको आपको ऊपर भी रखना है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 7 टाइम जाएगा, लगभग 7 बार, 7 सते 49, हासिल 4, 7 दूने 14, 4 18 का 8, हासिल 1, 7 चौके 28 29, या तो 217 आ गया वर्गमूल इसका। और 217 में इकाई का अंक क्या है 7, इसको आप इस रूप में कर सकते हैं। ठीक है, उसने आपको वर्गमूल करने के लिए मजबूर आखिर कर ही दिया। ठीक है, वर्गमूल की आपको प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बाकी आपके कोर्स में तो है ही है। ठीक है ना, आपके कोर्स में तो है ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका विकल्प था आपका 79 का, डी था 250 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एल और एम दो समांतर रेखाएं तथा टी
एक तिर्यक रेखा है तो z का मान होगा। देखिए ये दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा आप जानते हैं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी आपस में कम नहीं होती, सब जगह समान बनी रहती। ये रेखाएं आपस में कहीं मिलती नहीं है, तो ये दोनों समांतर हैं, एल और एल। और एक तिर्यक रेखा काट रहे, ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ कोण 60 बन रहा है, यहाँ जेड बन रहा है। तो हमने आपको पहले भी चीज बताई थी कि दो समांतर रेखाएं हों, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हों और यदि उनको कोई तिर्यक रेखा इस ढंग से काटे तो ये जो आंतरिक कोण है ना, ये वाला इन दोनों का योगफल होता है 180। इसको जोड़ दूंगा तो 180 अंश बनेगा। तो यहाँ देखिए दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है इनको, तो ये जो आंतरिक कोण बनेगी ये इन दोनों का जोड़ रेखाओं के बीच में, जैसे यहाँ पर बन रहा है इन दो समांतर रेखाओं के बीच में, इन दो समांतर रेखाओं के बीच में इस तिर्यक रेखा के एक ओर ये दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180। जैसे इसका और इसका योग 180, तो वैसे इसका और इसका योग भी 180। तो 60 प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो जेड बराबर इस 60 को वहां ले लेंगे 180 डिग्री माइनस 60, तो ये हो जाएगा 120 अंश। 120 अंश वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक हो गया। इस रूप में क्वेश्चन आपने करना है। पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन इस रूप में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उन्होंने कक्षा 8 किताब चतुर्भुज वाला है ना आपके पास, वहां एक लेसन, ठीक है, एक पार्ट वहां आपके पास चतुर्भुज वाला है, वहां से लिया गया है। नीचे दी गई आकृति में कोण x का मान, इसका मान चाहिए। अरे क्या है, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और ये त्रिभुज के क्या है, बहिष कोण है। त्रिभुज के 3 अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण मतलब अंदर के, और ये है बाह्य कोण, ये त्रिभुज के बाह्य कोण है। तो आपने वहां एक प्रमेय पढ़ी कि त्रिभुज के या किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, चाहे वो पंचभुज, बाह्य कोणों का योग कर रहा हूं जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, इनका योगफल 180 अंश होता है। तो जोड़े जरा, 125 अंश प्लस 125 अंश प्लस x अंश बराबर, अच्छा एक मिनट मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। त्रिभुज के या किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। मैंने शायद गलती में 180 कह दिया है, इससे आप करेक्ट करेंगे। फिर से सुनिए, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 अंश होगा। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अंदर के कोण जोड़ेंगे तो 180, पर बाहर के जोड़ेंगे इनको कहते हैं बाह्य कोण, इनका योगफल होता है 360। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 125 और 125 कितना, 250, 250 अंश प्लस x अंश बराबर 360 अंश। x अंश का मान निकालेंगे तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो x डिग्री बराबर 110 अंश। ठीक है, इस x का मान, इस कोण का मान 110 अंश हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे मैंने कौन सी प्रमेय लगाई। हमने पढ़ा है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये भी बाह्य कोण है त्रिभुज का, ये भी बाह्य कोण है त्रिभुज का, ये भी बाह्य कोण है त्रिभुज का। 3 बाह्य कोण होते हैं, तीनों को जोड़ करके 360 होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से हमने x का मान निकाला है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, और क्वेश्चन के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 80 क्या है, 57 का स्क्वायर माइनस 52 का वर्ग बराबर 54 गुणा गया x का मान निकालना है। ठीक है, अब यहां पर देखो 57 का वर्ग माइनस 52 का वर्ग। तो एक चीज आप याद रखिए, इस सूत्र को a² माइनस b² बराबर
ए प्लस बी गुणा गया ए माइनस बी। ठीक है, इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, फिर एक बार दोनों को गुणा कर लीजिए। 57 धन 52 जोड़ दिए दोनों, ए प्लस बी ए माइनस बी, 57 माइनस 52 बराबर 54 गुणा गया एक्स। ठीक है, जोड़ लीजिए, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 5 और 5 10। ठीक है, 7 और 2 5, 109 हो गया, गुणा गया 57 में से 52 गया तो कितना हो गया 5। ठीक है, बराबर 54 गुणा गया x। ठीक है, आप x का मान निकालना चाहते हैं तो 54 का x का गुणा है, तो x का मान निकालना चाहेंगे तो ये 54 इसके हर में आ जाएगा। तो x बराबर 109 गुणा गया 5/54। x का मान निकालना चाहते हैं तो जो 54 है इसके नीचे आ जाएगा 109 गुणा 5/54। अब x बराबर कितना होगा, गुणा करिए 9 बजे 45, 9 बजे 45, 5 एकम 5/54। ठीक है, अब देखो मैं इस में भाग करूंगा तो 10 दशमलव कुछ आएगा, ये 545 है, ये 54 है, 54 दशमलव 540 भाग करूंगा तो x का मान 545 में 54 का भाग करूंगा तो x का मान 10 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, और यहां आप देख रहे होंगे कहीं भी 10 दशमलव कुछ नहीं है, देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट कहीं है ही नहीं बच्चों, दशमलव अंक इसमें कहीं नहीं है। प्लस नंबर है आपका यस 80, यहां दशमलव अंक कहीं है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप 57 का वर्ग करिए, 57 गुणा 57, उसमें से 52 का वर्ग घटाइए, 52 गुणा 52, जितना आएगा उसमें 54 से भाग करेंगे तब भी एक्स का मान निकलेगा। ठीक, मान आपने फॉर्मूला नहीं लगाया, सीधा करना चाहते हैं तो पहले इसको सॉल्व करिए, 57 का वर्ग निकालिए, फिर 52 का वर्ग निकालिए, घटा दीजिए, अर्थात x का मान निकालने के लिए इस 54 से उसमें क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए। ठीक है, तो आएगा वही जो मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 81, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है, सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, जब ऐसे प्रश्न होते हैं, ठीक है, सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, ऐसा कुछ है प्रश्न में, तो आप उनका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम। अब इनका लघुत्तम ले लीजिए, किसका, 18, फिर 24, फिर 32, इनका लघुत्तम ले लीजिए। क्यों ले रहा हूं लघुत्तम, सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो लघुत्तम का प्रयोग करते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात करते हैं तो महत्तम का प्रयोग करते हैं, महत्तम समापवर्तन या मौसौप बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम या लॉसौप या लॉसौप या लघुत्तम समापवर्तन। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक हो गया, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो इसका हमने लॉसो ले लिया। अब कैसे होगा, लॉसो कैसे निकालते हैं, आप देखिए 2 से भाग करें, 2 नंबर 18, 2 एकम 2 2 दूनी 4 12 और 2 एकम 2 16। ठीक है, फिर 2 से भाग करिए, फिर 2 से भाग करिए। अब 2 से भाग करेंगे, इसमें तो जाता नहीं तो इसको ऐसे उतार दीजिए, तो 9 ऐसे उतर जाएगा, 2 छके 12 और 2 अठे 16। अभी भी 2 से भाग जा रहा है, आप देखिए 2 9 ऐसे उतार दीजिए, इसमें तो भाग जाता नहीं है। 6 देखिए, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, अब आप भाग दे दीजिए 3 का, 3 3 9,
3 एकम 3, 4 ऐसे उतार दीजिए। अब इनमें किसी का भाग जाता नहीं है, ऐसी कोई संख्या जिससे इसमें भी भाग जाए इसमें भी भाग जाए कोई नहीं है, तो एलसीएम लॉस हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका गुणा, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 4, इसका 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 गुणा जितना बच गया 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4। अब आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 के 72 और 72 चौके आप देखिए 72 गुणा 4 4 दूनी 8 7 चौके 288 आ गया बच्चों, इसका एलसीएम आ गया 288। ठीक हो गया। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए, यदि केवल इतना ही पूछता ये ना होता, 4 अंकों की बात नहीं करता, केवल इतना ही बोलता कि सबसे छोटी संख्या जो 18 24 और 32 से विभाज्य है, तो ये आ गया था आंसर। परंतु एक बात और आ गई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999, ये सबसे बड़ी होती है 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ये तो 3 अंकों की, इसको 4 अंकों की बनाइए। 4 अंकों की बनाऊंगा तो गुणा करूंगा, 1 से गुणा करूंगा ये आएगा, 2 से गुणा करूंगा तो 508 के आसपास आएगा, 3 से भी गुणा करूंगा तब भी 3 अंकों की रहेगी। 4 से गुणा करके देखता हूं, चलो पहले 3 से गुणा करके देखिए। 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 या 24 और 2 26, तीनों में 6 2 8। ठीक है, तब ये 3 अंकों की बनी हुई है। इसमें 4 से गुणा करिए, 288 गुणा गया 4, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35 का 5 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1152। अब निकली 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो 18 24 और 32 से पूरा जिसमें भाग जाता है, तो ये है तरीका। ठीक है, ये है स्टूडेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, इस रूप में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अब समांतर चतुर्भुज देखिए ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज आप देखिए समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, ये समांतर चतुर्भुज है। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज कौन होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर, ये 60 है तो ये भी 60 है। ठीक है, परंतु इस कोण और इस कोण का योगफल 180, इसका इसका योगफल 180, इसका इसका योगफल 180, इसका इसका योगफल 180। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज हैं, ये गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज के। अब क्या है, कोण एबीसी, कोण कैसे पढ़ते हैं एबीसी, मतलब ये वाला कोण है, ये 60 अंश है, तो कोण बीएडी का मान बताइए, इस कोण का मान बताइए। तो ये देखो ये कोण कैसे कोण है, यहाँ पर इसका योग कितना, इसका योग 180 अंश होगा, इसका 180, इसका 180, इसका 180, इसका योग 180, ये तो 60 ही है, 60 डिग्री प्लस, इसका नाम कैसे पढ़ूंगा बी ए डी, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर 180 अंश। तो कोण बी ए डी का मान यदि आप निकालना चाहते हैं 60 वहां चला जाएगा नेगेटिव में, ये हो जाएगा कोण बी ए डी बराबर आ जाएगा 120 अंश हो जाएगा बच्चों। तो आपका ये डी वाला जो आंसर है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, इन दोनों कोणों का योगफल 180, इन दो का योगफल 180, इन दो का योगफल 180, इन दो का योगफल 180, ये अरे आपस में बराबर होते हैं, ये कोण अरे कोण आपस में बराबर होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन के साथ आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 83, 100.01
इंटू 1.1 का मान होगा। ऐसा प्रश्न मैं हर पेपर में देख रहा हूँ। आपको चेक किया जा रहा है कि आपको दशमलव के गुणा आते हैं या नहीं आते, ये देखा जा रहा है। तो चलिए गुणा करते हैं। किसका गुणा करेंगे? 100.01 का 1.1 में गुणा करेंगे। ऐसा करते हैं, फिलहाल दशमलव हटाते हैं, ठीक है। या सीधा गुणा आप जानते हैं, दशमलव में रहने दीजिए। पहले 1 से गुणा करिए, 1 के कम 1, 1 शून्य के शून्य, 1 शून्य के शून्य, 1 शून्य के शून्य, 1 के कम 1। इसको आप छोड़ देते हैं, ऐसा कर देते हैं। फिर इस 1 से गुणा, 1 के कम 1, 1 शून्य के शून्य, 1 शून्य के शून्य, 1 शून्य के शून्य, 1 के कम 1। अब जोड़िए, 1 में ये 1 आ गया, शून्य और 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा, ये 0, इनका जोड़ 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब बात ये आती कि दशमलव कहाँ पर आएगा। मैंने इनका गुणा तो कर दिया, अभी दशमलव अंक नहीं रखा। तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक हो रहे हैं? 1 तो यहाँ पर है, दशमलव के बाद 1 और 2 है, 1 2 3। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 है 3। तो कहाँ से गिनेंगे? अभी यहाँ कहीं दशमलव नहीं है, दशमलव यहाँ है। तो कितने अंक हैं? दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 1 2 3। तो गिनिए, 1 2 3 यहाँ पर लगेगा बच्चों, 110.011, ये वाला 110.011। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो रहा है? इस रूप में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए, 12, 14 और 16 का महत्तम समापवर्तक होगा। 900 निकालना है, HCF निकालना है। इंग्लिश में बोलेंगे HCF, या शॉर्ट में बोलेंगे तो 900 या महत्तम समापवर्तक। किस किस का? 12, 14 और 16 का। सरल तरीका भाग वाला कर लीजिए। सबसे छोटा है उससे बड़ा ही है, तो इसका इसमें भाग करिए। देखो ऐसे 12 एकम 12, बच गया 2, ठीक है। अब इस 2 को ऐसा बनाइए, इस 12 को यहां रखिए, 2 छके 12। अब भाग नहीं जा रहा, तो इस 2 से इसमें भी भाग करेंगे। 2 से भाग 16 में करेंगे तो 2 अठे 16। बस ये जो 2 है यही 900 हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका है बच्चों कि आप इसको गुणनखंड करिए, फैक्टर करिए। ठीक है। कैसे? जैसे 12 का देखो, 12 को लिखते हैं आप 2 गुणा 2 गुणा गया 3। 14 को लिखते हैं 2 गुणा गया 7। 16 को लिखते हैं 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब जब 900 निकाल रहे हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं इन तीनों का, तो वो अंक आते हैं, वो गुणनखंड आएंगे जो तीनों में है। देखो 2 2 2 लिख दिया 2। अब यहाँ देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नीले आ जाएगा। 3 यहाँ है, नीले आ जाएगा। तो 2 महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 2। तो जिस चाहो जिस विधि से करो, ठीक है, जो सरल लगे उस विधि से करो, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इस प्रश्न को आप देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से प्रश्न आता है। ये बौधायन पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है। दी गई आकृति में PR का मान होगा, इसका मान चाहिए। ये भुजा भी दे रखी है, ये भुजा भी दे रखी है, इसका मान चाहिए। और ये 90 अंश का कोण है। जब ऐसा निशान बना रहता है तो आप समझ जाओ ये 90 अंश का कोण है। और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। 90 अंश के कोण की सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या बन गया? अभी समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कोण क्यों 90 अंश है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग PR² बराबर 2 भुजाओं के वर्गों का योग, PQ² प्लस QR²। जब आपको मालूम चल गया बच्चों कि ये समकोण त्रिभुज है, तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा जो है ना, कर्ण,
इसका नाम है पी आर। पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। इसका वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग, पी क्यू इसका नाम, प्लस इसका वर्ग मतलब क्यू आर का वर्ग। अब पी आर का वर्ग कितना होगा, पी आर वर्ग बराबर पी क्यू कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 का वर्ग प्लस क्यू आर कितना है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का वर्ग हो गया, 8 का वर्ग होता है 64, 8 गुणा 8, 8 अटे 64, और 6 का वर्ग 6 छके 36, तो पी आर का वर्ग हो गया 64 और 36 जोड़ा आपने, आ गया 100। ठीक है, तो आपके पास क्या है, पी आर का वर्ग बराबर 100। अब बच्चों यदि आपको पी आर का मान निकालना है, ध्यान से समझिए, यदि आपको पी आर का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो पी आर बराबर वर्गमूल 100, और 100 का वर्गमूल 10, क्योंकि 10 गुणा 10 100 होता है। तो पी आर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पी आर गुणा पी आर बराबर 100। तो वो कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करके 100 आएगा, 10। सरल तरीका क्या है, वर्गमूल निकालिए। पी आर स्क्वायर बराबर ये है, तो पी आर बराबर इसका वर्गमूल। ठीक है, तो पेपर में जब आप काम करेंगे तो लंबा काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो फट से अपने आप को समझाना है, फटाफट कैलकुलेशन करनी है। इतना लंबा तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपकी समझ में बात ठीक से बैठ जाए। तो पी आर का मान हो गया, देखिए 10 सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों। ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए इसके और भी जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करते हैं। आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 86, 0.09 का प्रतिशत होगा, मतलब इसको प्रतिशत में बदलना है। क्या है ये, दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, सीधी सीधी बात है। दशमलव संख्या का यदि प्रतिशत बनाना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो कितना है ये, 0.09 गुणा 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब करो, 9 एकम 9, कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2, इन जीरो का तो कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 9 एकम 9, ये 2 जीरो आ गए, फिलहाल इसको बोलिए 9 एकम 9, 2 जीरो। अब दशमलव कहां पर लगेगा, आप देखो दशमलव के बाद देखो 2 अंक है, 1 2, यहां कहां दशमलव है, कहीं नहीं है, तो कहां पर आएगा, यहां पर होगा, 2 अंक पीछे खिसकेगा, यहां पर लगेगा। ठीक है ना, इस रूप में करेंगे बच्चों, तो 9% होगा ये। ठीक है, आया समझ में। या दूसरा एक तरीका और बता देता हूं आपको। ठीक है, दशमलव संख्या को बोला मैंने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, इसको मैं भिन्न भिन्न वाली संख्या बनाऊंगा। 0.09 को क्या लिखा जा सकता है, 9 बटे दशमलव की सीध में 1 और 2 जीरो लगा दीजिए। 0.09 का मतलब हो 9 बटे 100। अभी भिन्न हो गई, भिन्न को भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से ही गुणा किया जाता है, तो इसे कट गया, आ गया 9%। तो या तो सीधे गुणा करिए या भिन्न में बदल के करिए, तो सीधा गुणा करने में फायदा है, समय बच जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका ये वाला आंसर ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है बच्चों। क्या आपसे पूछा जा रहा है, आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, आप जानते हैं, बिल्कुल सही बात। ये वृत्त है, ठीक है, मैं वृत्त बना देता हूं, ये वृत्त है, सर्किल। ठीक है, इसके बाहरी बाहर जो है ना, ये इसको बोलते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस, परिधि, इसका नाम है परिधि। और परिधि का मान होता है 2 पाई आर, जबकि आर क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या किसको बोलते हैं, ये केंद्र है, केंद्र से यहां तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, ये आर है। ठीक हो गया, तो परिधि का मान है 2 पाई आर। ठीक, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, बिल्कुल सही बात है। वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, गलत, क्योंकि परिधि 2 पाई आर होती है, तो पाई आर स्क्वायर कहां से होगा, एक तो ये निकल जा सकते,
ये तो असत्य हो गया, सीधी सीधी बात है। यहीं पर मिल गया, असत्य बात है, गलत है, फॉल्स है। और चलो और स्टेटमेंट को भी चेक करें। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास किसको बोलते हैं? ऐसे केंद्र से होकर जाती हुई ये रेखा जो कि वृत्त को दो जगह पे छुए, टच करे, ये व्यास है। तो व्यास त्रिज्या का दुगुना, यदि त्रिज्या 5 है तो व्यास 10 हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी। यदि व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 5, या व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 10। तो वृत्त की त्रिज्या आप लिख देंगे बच्चों, त्रिज्या बराबर, सूत्र है इनको आप लिखिए अपनी कॉपी में, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास का आधा कर दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, बिल्कुल सही बात है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। अब जीवा कौन होगी इसको देखिए आप, मैं यहीं से आपको जीवा भी समझा देता हूं। वृत्त की जीवा, जीवा क्या होगा? कॉर्ड, ठीक है ना? ये सेंटर है वृत्त का, इनको बोलते हैं जीवा। ये जीवा है या ये भी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा कौन होगी? जो केंद्र से होकर जाए, व्यास, ये सबसे बड़ी जीवा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। व्यास भी है, केंद्र से होकर जा रही है और दो बिंदुओं को छू रही है परिधि के, तो ये व्यास हो गया। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, क्यों नहीं गलत है? ठीक हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 88, इसको देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 88। तो इस रूप में आप इन बातों को नोट भी करते रहें, एग्जाम में आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। इसको सॉल्व करना है। 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस प्रकार की संक्रिया करेंगे, इस प्रकार का ऑपरेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जहां जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है, भाग भी है, तो सबसे पहले क्या करें? तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, कोष्टक के अंदर है, उसको हल करिए, ठीक है। पहले ये सब हल होगा, जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम इसको ऐसे रहने देंगे। तो अब इसको कैसे हल होगा? 13 भाग दिया गया, ये तो -2 है, तो -2 + 1 ऐसा लिख दिया। अब -2 + 1 कितना होगा बच्चों? आप देखिए, 13 भाग दिया गया -2 + 1, 2 रुपए का कर्जा, +1 मतलब 1 रुपया आपके पास है, तब भी 1 रुपए का कर्जा रह गया, तो -1। कर्जे को आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, कर्जे को दिखा रहा हूं माइनस में, और जो आपके पास है पैसा उसको दिखा रहा हूं धन में। तो -2 मतलब 2 रुपए का कर्जा, +1 मतलब 1 रुपया, मतलब 1 रुपया आपके पास है, 2 रुपए का कर्जा है, फिर भी 1 रुपए का कर्जा रह गया, तो -1 हो गई, ठीक हो गया। अब क्या है? ये भाग देने का चिन्ह है। भाग देने का चिन्ह आप जानते हैं कि 13 बटे ऋण 1, 13 में ऋण 1 से भाग करना है। 13 का चिन्ह क्या है? धन, और धन और ऋण का भाग हमेशा ऋण आता है, माइनस, और 13 में 1 से भाग करेंगे तो 13 आएगा, 3 हो गया -13, तो -13 ये वाला आंसर आपका बच्चों करेक्ट वाला होगा, ये सही आंसर है। तो भाग देने में मैंने आपको बताया था चिन्हों का हिसाब, कि प्लस में प्लस से भाग होगा तो प्लस ही होता है, माइनस में माइनस से भाग होता है तो प्लस ही होता है, प्लस में माइनस से भाग हुआ तो माइनस होता है, माइनस में प्लस से भाग हुआ तब भी माइनस होता है। तो 2 जगह माइनस, 2 जगह प्लस, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस था, तो चिन्ह आ गया आपका माइनस, ठीक है। ऐसी गुणा में भी होता है, प्लस और प्लस का गुणा प्लस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ठीक है। चलिए अभी इसके 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 89। 3a - b + 4 में से a - b घटाने पर मान लो, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो अब आप देखिए 3a - b + 4 में से क्या घटाना है? माइनस इसको,
पर ये तो क्या है, दो पद है, इसलिए इनको ब्रैकेट में रखेंगे a माइनस बी। यदि ब्रैकेट में कोष्टक में आपने नहीं रखे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं लगाऊं ना लगाऊं, शुरुआत में है ना, दिस माइनस दिस। अब ध्यान करिए 3a माइनस बी प्लस 4, जिस कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह होता है जब हम उसको हटाते हैं तो उसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जब बाहर माइनस होता है, ये प्लस है तो ये तो हो जाएगा माइनस, अरे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक। किसी कोष्टक के बाहर जब ऋण चिन्ह होता है तो जब हम कोष्टक को खोलते हैं तो उसके अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, अरे माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस ए, अरे हो जाएगा प्लस बी, माइनस ए, अरे हो जाएगा प्लस बी। ये समझ गए, ठीक है। अब आप देखो सजाती पदों को उनका हिसाब करिए। 3a और माइनस ए सजाते हैं तो 3a में से माइनस ए गया तो होगा 2a, ठीक हो। माइनस बी प्लस बी और माइनस बी आपस में कट गए, रिजल्ट 0, और बच गया आपके पास कितना 4, ये हो जाएगा 2a प्लस 4। ये पहला वाला आंसर आपका सही, आंसर ए इज करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको ध्यान करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए, द लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 90 वर्ष 2012 का जो मैथ्स का जो प्रश्न पत्र में मैथ्स पूछी गई थी उसका लास्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि, मैंने आपको कहा था कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती बराबर 2 पाई आर, मतलब 2 गुणा गया पाई गुणा गया त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या, ये होती है, ठीक हो गया। पाई का मान दे रखा है 3.14 रखे, नहीं तो पाई का मान 22/7 भी रखते हैं, तो जहां पर जैसा हो आसान कैलकुलेशन आसान बन जाए वैसी काम करेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या दे रखा है, व्यास क्या होती है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा गया त्रिज्या। अब ध्यान दीजिए, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा गया त्रिज्या। अब यहां पर देखो 2 गुणा गया त्रिज्या, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं पाई गुणा गया 2 गुणा गया त्रिज्या, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब पाई का मान कितना दे रखा है 3.14 और 2 गुणा त्रिज्या मतलब ये हो गया व्यास, ठीक है। व्यास का दुगुना त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या का दुगुना व्यास, त्रिज्या को 2 से गुणा करेंगे तो व्यास, 2 गुणा त्रिज्या मतलब व्यास, तो 3.14 गुणा गया व्यास का मान दिया हुआ, व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर 10। अब संख्या को 10 से गुणा कर रहे हैं, ए के साथ 1 0 है तो दशमलव अंक आगे खिसकेगा, ठीक है। जब भाग दिया जाता है तो दशमलव अंक पीछे खिसकेगा दाएं से बाएं, और जब गुणा करेंगे तो दशमलव अंक बाएं से दाएं खिसकेगा। कितना अंक खिसकेगा, ए के साथ 1 0, तो दशमलव यहां पर है वो यहां पर चला जाएगा, तो 31.4 सेंटीमीटर, 31.4 सेंटीमीटर ये आंसर है स्टूडेंट आपका, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि जो मैंने आपसे कहा कि 2 गुणा गया पाई गुणा गया त्रिज्या होता है वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूं 2 पाई आपको दे रखा है 3.14 गुणा गया त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास का आधा, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या बराबर कितना हुआ, व्यास कितना था 10, ऐसा भी इस प्रश्न को कर सकते हैं 10 बटे 2 पंजे 10, तो त्रिज्या का मान आ गया 5, यहाँ पर त्रिज्या का मान 5 कर लीजिए, 5 में 10 तो 3.14 गुणा गया 10, आगे फिर वहीं पर, तो जिस भी विधि से आप करेंगे आंसर आपका एक ही आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0.1 अंक आगे खिसकेगा क्योंकि एक के साथ 1 शून्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो देखिए मैंने आपकी
इस NMMSS परीक्षा बोलो, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा बोलो, राज्य योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा बोलो, सुदेव सुमन छात्रवृत्ति परीक्षा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा 20 नवंबर को आपकी परीक्षा है, 20 नवंबर 2022, मतलब आज हो गया 18, कल 19, एक दिन आपके पास बाकी है। 20 तारीख को आपने पेपर में जाना है। ठीक हो गया। तो मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, गणित का टीचर हूँ, तो मैंने आपके लिए क्या हेल्प कर दी है, मैंने आपके लिए पिछले वर्षों में, पिछले 7 सालों में जो प्रश्न पूछे गए, जो पेपर में गणित के जो प्रश्न पूछे गए, 7 वीडियो के माध्यम से आप तक सॉल्यूशन भेज दिया है। पूरा प्रयास किया आपको समझाने का कि इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करें। तो 20 गुणा 7 वीडियोज हैं, एक वीडियो में 20 प्रश्न हैं पेपर के, तो 20 से 140 प्रश्नों का आपके पास अब मैटर हो गया है। तो आप जरूर देखें, समझ करके करें क्वेश्चंस को, मैथ्स को समझें। तो 20 क्वेश्चंस जो आपके 20 तारीख को पेपर में आने वाले हैं, यदि आप इन वीडियोस को ठीक से देख लेंगे बच्चों, तो बहुत मदद आपको वहां पेपर में मिलने वाली है। आराम से काम करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, घड़ी साथ में रखिए। ठीक है, अपना समय भी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पेपर आपको मिलेगा, प्रश्न पत्र बुकलेट जैसे ये है, ये क्वेश्चन पेपर बुकलेट, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी, और आंसर के लिए OMR शीट मिलेगी। उस OMR शीट में आंसर आप दर्ज करेंगे, जैसे मैं ये कर रहा हूं, जैसे 90 क्वेश्चंस का ये वाला था, बी वाला, तो OMR शीट में आपको उसको गोला करना है। किससे गोला करेंगे आप उसको? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या ब्लू बॉल पॉइंट पेन, काली डॉट पेन या नीली डॉट पेन, कोई भी एक डॉट होनी चाहिए, जेल नहीं, वो लेकर एग्जाम में जाएंगे और OMR आंसर उसी से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो बड़े ढंग से आप काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पेपर अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी बच्चों को। ठीक है, धन्यवाद।